नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स और इसमें हम टोटल 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अपना घर आश्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल। दूसरा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों की मृत्यु। सिक्किम को पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य का दर्जा हुआ प्राप्त। और देश के पहले सुपर प्रेशर बैलून का प्रक्षेपण। और पांचवा है केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए 10,000 करोड़ जारी किए। और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू है कि हाल ही में चर्चा में रहा अपना घर आश्रम किस राज्य में स्थित है। दूसरा है हाल ही में गिर नेशनल पार्क चर्चा में रहा, यह मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। फिर हाल ही में चर्चा में रहा उल्लास कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है। ऐसे ही और भी एमसीक्यूज है हमारे पास। आइए हम अब एनालाइज करते हैं इसको। तो हमारा पहला टॉपिक है अपना घर आश्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल। तो राजस्थान राजस्थान के भरतपुर में राजस्थान के भरतपुर में अपना घर आश्रम स्थित है। ठीक है, अपना घर आश्रम स्थित है। ठीक है, अभी इसका नाम इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो अपना घर आश्रम है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होमलेस शेल्टर है। होमलेस शेल्टर दुनिया का सबसे बड़ा बेघर आश्रय गृह है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, इस आश्रम का कार्य है कि जो बेघर लोग हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं या वृद्ध लोग हैं या दिव्यांग हैं या असहाय हैं, वैसे लोगों को वैसे लोगों को शेल्टर देना, फूड देना और मेडिकल केयर देना। किन लोगों को? तो जो वृद्ध हैं, ठीक है, मानसिक रूप से मानसिक रूप से बीमार हैं और दिव्यांग हैं, या फिर जो बेघर हैं, वैसे लोगों को शेल्टर देना यानी आवास देना, फूड देना और मेडिकल केयर देना। ठीक है, ये अपना घर आश्रम का पर्पस है। ठीक है, क्या होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसे हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। दरअसल यह एक किताब है। ठीक है, यह एक किताब है जिसमें दुनिया भर में अजूबे या इंसानी उपलब्धियों और प्राकृतिक दुनिया की चरम सीमाओं को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, हमारे लिए भरतपुर भी काफी महत्वपूर्ण है। भरतपुर भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क को पहले हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते थे। भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से जान जानते थे। ठीक है, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो समुद्री पक्षी विविधताओं के लिए, समुद्री पक्षी विविधता के लिए और प्रवासी जल पक्षियों के लिए। प्रवासी जल पक्षियों के लिए, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
जो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसे एशिया का सबसे बेहतर पक्षी प्रजनन स्थल और आवास माना जाता है। एशिया का सबसे बेहतर, एशिया का सबसे बेहतर पक्षी प्रजनन स्थल, पक्षी प्रजनन स्थल और आवास माना जाता है। ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा अपना घर आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और ये जो अपना घर आश्रम है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। ये केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि और भी कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, लेकिन अभी जो इन्हें इनका नाम जो दर्ज हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो राजस्थान वाला जो आश्रम है उसका नाम रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में गिर नेशनल पार्क चर्चा में रहा, यह मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हुआ क्या है कि ये न्यूज में क्यों रहा है। ठीक है, तो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे अभी 4 शावक यानी कब्स, बाघ के बच्चे मर गए हैं, और 17 एडल्ट लायंस को आइसोलेट किया गया है। ठीक है, ये जो 4 बाघ के बच्चे फिलहाल डेथ किए हैं, ये बेबेसिया वायरस की वजह से किए हुए हैं। ठीक है, बेबेसिया वायरस इन्फेक्शन, बेबेसिया वायरस इन्फेक्शन की वजह से डेथ किए हैं। ये बेबेसिया वायरस जो है, ये टिक के काटने से फैलता है। ठीक है, टिक्स के काटने से फैलता है। टिक्स क्या होता है, टिक्स क्या होता है, तो टिक्स खून चूसने वाला एक प्रोटोजोआ होता है, जो आमतौर पे आपको झाड़ियों में या लंबे लंबे घासों में मिलेगा। ये मनुष्यों और जानवरों दोनों का ही खून चूसता है। ठीक है, इससे पहले भी राजस्थान के गिर में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। 2018 में लगभग 1 महीने के दौरान, ठीक है, लगभग 1 महीने के दौरान 11 लायंस वहां पे डेड कर गए थे, और इसका कारण था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और प्रोटोजोवल प्रोटोजोवल इन्फेक्शन। ये जो प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है, दरअसल यही बेबेसिया है। क्या है, यही बेबेसिया है। ठीक है, बेबेसिया वास्तव में क्या है, तो ये जो है एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ परजीवी की प्रजाति होती है। बेबेसिया जो होता है सूक्ष्म प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी की प्रजाति होती है। ठीक है, अच्छा, आप नोट कर पा रहे होंगे कि परजीवी क्या होता है, तो परजीवी वो होता है जो अपने भोजन के लिए, अपने आश्रय के लिए और अपने पोषण के लिए किसी दूसरे ऊपर, किसी दूसरे जीवों के ऊपर वो निर्भर होता है। ठीक है, उसे हम परजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, और बवेशिया टिक्स के काटने से फैलता है, हमने आपको बताया। और ये जो टिक्स होता है, ये खून चूसने वाला 8 पैरों वाला एक मकड़ी जैसा कोई वो इंसेक्ट्स होता है। ठीक है, बात करें अगर हम गिर नेशनल पार्क की, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात के सौराष्ट्र वाले रीजन में फैला हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र वाले रीजन में फैला हुआ है, गुजरात के 3 जिले में। ठीक है, कौन कौन से जिले में फैला हुआ है ये, जूनागढ़ में, ठीक है, गिर सोमनाथ और अमरेली।
इन तीनों जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। जब इसकी स्थापना किया गया था तब ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्यजीव अभयारण्य था। बाद में 10 साल बाद इसे 1975 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। और ये फेमस किस चीज के लिए है, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है। गिर नेशनल पार्क के बारे में ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में एकमात्र लोकेशन है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है। ओनली लोकेशन इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लायंस आर फाउंड। ठीक है। उसके बाद इसका एरिया कितना है, गिर नेशनल पार्क का एरिया, इसका एरिया है 1412 स्क्वायर किलोमीटर। 1412 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। हमारी सरकार क्या इन शेरों के लिए कोई प्रयास कर रही है जो अपने आप मर रहे हैं, या इनकी संख्या लगातार घट रही है? क्योंकि अभी 2025 के जो शेरों की जनगणना हुई थी उसके अनुसार गिर नेशनल पार्क में 891 एशियाटिक लायंस थे। ठीक है। गिर नेशनल पार्क में कितने एशियाटिक लायन थे? 891, 2025 सेंसस के मुताबिक। ठीक है। अभी क्या है कि जैसे 4 शावक मर गए हैं, कुछ बीमार पड़े हुए हैं, 2018 में भी मर गए थे, तो क्या हमारी सरकार इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है? तो बिल्कुल हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार 15 अगस्त 15 अगस्त 2020 को एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी, प्रोजेक्ट लायन। ठीक है। इसको लाया ही गया था, इसको लाया गया था, किस लिए लाया गया था? तो लायंस के जो हैबिटेट्स होते हैं उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है। हैबिटेट डेवलप करने के लिए यानी उसका जो आवास होता है उसको विकसित करने के लिए, डिजीज कंट्रोल के लिए, डिजीज कंट्रोल के लिए, और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए लाया गया था। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो जो एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन, इसे IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है कि भाई या तो ये लुप्त प्राय है या संकटग्रस्त है। इसका मतलब ये है ना कि या तो इसकी संख्या लगातार घट रही है, लुप्त होने वाला है, या फिर इसका जो आवास है वो संकुचित हो रहा है, इसलिए इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। IUCN का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। IUCN रेड लिस्ट में टोटल 9 कैटेगरी होते हैं। इसमें टोटल 9 कैटेगरी होते हैं। जैसे एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, और डेटा डेफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न एंड नॉट इवेलुएटेड। टोटल 9 कैटेगरी इसमें शामिल हैं। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था हाल ही में गिर नेशनल पार्क चर्चा में रहा, यह मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए फेमस है? तो ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। अच्छा, इसके अलावा एक और पार्क है, एक और उद्यान है जिसे एशियाई शेरों के ऑप्शंस के लिए, मतलब गिर नेशनल पार्क के ऑप्शंस में उसको तैयार किया जा रहा है। आप कमेंट में हमें बताएंगे कि ये फिलहाल कौन से स्टेट में है और उसका नाम क्या है। हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में चर्चा में रहा उल्लास कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है।
देखते हैं उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है। न्यूज क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से 2027 के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। ठीक है, 2022 से 2027 के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत क्या था कि भारत सरकार का ये टारगेट था कि ज्यादातर राज्यों को साक्षर किया जा सके। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 95% का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टेट का 95% पर्सन साक्षर हो जाता है तो वो राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य कहलाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई भी राज्य या उसकी साक्षरता को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई 15 वर्ष या उससे अधिक, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, अगर वो अ, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और गिन सकते हैं तो उसे साक्षर माना जाएगा। मतलब क्या है कि भाई, अगर बुनियादी शिक्षा, संख्यात्मक ज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल का विकास उनके अंदर हो गया है तो वो साक्षर माना जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या पॉइंट डिसाइड किया था? बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, संख्यात्मक ज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जीवन कौशल का विकास। अगर ये सब हो जाता है तो वो शिक्षित माना जाएगा। और अगर इसे हम अपने शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है और गिन सकता है तो वो साक्षर माना जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सिक्किम ने 99.82% हासिल किया है। ठीक है, 99.82% हासिल किया है, जो कि स्टैंडर्ड से अधिक है। इसलिए सिक्किम को पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य का दर्जा मिल गया है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत केवल सिक्किम को ही नहीं बल्कि और 5 राज्यों और 4 राज्यों और 2 यूटीज को इसकी पूर्ण साक्षरता प्राप्त का दर्जा मिल चुका है। टोटल अगर देखें सिक्किम को ऐड करके तो ये 5 राज्य हो जाते हैं, 5 राज्य हो जाते हैं और इसमें 2 यूटी भी शामिल है। ठीक है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उस उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये उल्लास का फुल फॉर्म होता है। हम पहले इसे पहले इसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से जानते थे। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से जानते थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन्हें लॉन्च किया था। ठीक है। थोड़ा सा बात अगर हम सिक्किम की कर लें तो सिक्किम, इसका कैपिटल कहाँ है? सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, गंगटोक है। और यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह
तवांग है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश धामी, ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर। यहाँ की हाईएस्ट पिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाईएस्ट पिक कौन है? हाईएस्ट पिक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा। और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था? हाल ही में चर्चा में रहा उल्लास कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। नहीं। वयस्क शिक्षा एवं बुनियादी साक्षरता, बिल्कुल। जो 15 साल या उससे अधिक उम्र के जो है उनको कैसे साक्षर बनाना है, उस चीज को इन्होंने टारगेट किया था, यानी वयस्क शिक्षा और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। क्या महिला उद्यमिता इससे रिलेट करता है? नहीं। और स्कूली बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में भारत के पहले सुपर प्रेशर बैलून को लॉन्च किया गया। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ, इसे रेड बैलून एरोस्पेस ने विकसित किया है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है। यह नियर स्पेस एप्लीकेशन के लिए उपयोगी माना जाता है। और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर को चुनना है। पहले हम इसे एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसके हम आंसर्स को देखते हैं, ठीक है। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। ये भारत का पहला सुपर प्रेशर बैलून है। भारत का पहला क्या है? सुपर प्रेशर बैलून, एसपीबी, ठीक है। ठीक से समझने का प्रयास करते हैं इसे हम। एसपीबी क्या होता है? सुपर प्रेशर बैलून, ठीक है। अभी इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है, लॉन्च बाय, अच्छा, जिसने इसको लॉन्च किया है उसी ने इसको डेवलप भी किया है, ठीक है। लॉन्च्ड बाय एंड डेवलप्ड बाय स्टार्टअप रेड बैलून एरोस्पेस। स्टार्टअप रेड बैलून एरोस्पेस कह के एक कंपनी है जिन्होंने इस बलून को, सुपर प्रेशर बलून को बनाया भी है और लॉन्च भी किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? अभी जो हमारे यहाँ इस बैलून को लॉन्च किया गया, इस प्रोजेक्ट को विस्टा प्लेटफॉर्म या मिशन साना, इसको विस्टा प्लेटफॉर्म या मिशन साना नाम दिया गया है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? इसको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत जैसे ही इस सुपर प्रेशर बैलून को लॉन्च करता है, ये उन देशों के समूह में शामिल हो जाता है जिनके पास नियर स्पेस टेक्नोलॉजी पहले से होते हैं। तो भारत किसमें शामिल हो जाता है? नियर स्पेस टेक्नोलॉजी में शामिल हो जाता है। अच्छा, क्या होता है नियर स्पेस टेक्नोलॉजी? ठीक है, तो जो सैटेलाइट, जहाँ पे सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है उसके नीचे वाला लेयर, और जहाँ पे फ्लाइट फ्लाई कर रही होती है उसके ऊपर वाला लेयर, यानी ये वाला जो लेयर होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग न्यू स्पेस भी कहते हैं, न्यू स्पेस कहते हैं। तो इस लेयर में इन बलून्स को स्थापित किया जाता है, ठीक है। इन बलून्स को स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है?
पहली बात ये है कि ये तो सैटेलाइट से सस्ता होता है, सैटेलाइट बहुत महंगा होता है, इन बैलून्स को स्थापित करना सस्ता होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको लाया जा सकता है, अगर कहीं बहुत शॉर्ट टाइम में इसकी जरूरत पड़ जाती है, जैसे डिजास्टर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ जाती है या इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए भी ये वाला बैलून लाया जा सकता है और इसके माध्यम से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। इसका जो हाइट होता है इस लेयर का, इसका हाइट होता है 20 से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। 20 से लेकर 100 किलोमीटर तक का होता है। क्या फायदे होते हैं इसको स्थापित करने का? जो सुपर प्रेशर बैलून होता है, इसको स्थापित करने के फायदे क्या होते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। यूज क्या होता है? इसका यूज होता है डिजास्टर मॉनिटरिंग में। ठीक है। और क्या हो सकता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी में। यानी अगर किसी दूर सुदूर इलाके में इंटरनेट नहीं है और हमें अगर वहाँ पे किसी कारणवश हमें इंटरनेट की व्यवस्था करनी है, तो हम इसके माध्यम से वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था कर सकते हैं। या अगर कहीं डिजास्टर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है या डिजास्टर हो गया, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च में भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च। इसके अलावा हम इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण चीज की इसे हम डिफेंस सर्विलांस पॉसिबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। क्या डिफेंस सर्विलांस पॉसिबिलिटी क्या होता है? डिफेंस सर्विलांस पॉसिबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या? अगर हमें बॉर्डर को मॉनिटर करना हो, ठीक है, बॉर्डर मॉनिटरिंग, बॉर्डर मॉनिटरिंग करना हो, या फिर मैरीटाइम मॉनिटरिंग करना हो, मैरीटाइम मॉनिटरिंग करना हो, इन चीज़ों की अगर जैसे बॉर्डर की निगरानी रखना हो या जो समुद्री सीमा है हमारा, उसकी निगरानी रखना हो, तो उन चीज़ों में भी ये काम आ सकता है। मतलब बहुत सस्ता है और मल्टीपल यूजेस हैं इसके। ठीक है। बहुत आसानी से इसे लॉन्च भी किया जा सकता है। ठीक है ना? तो अभी तक जो नियर स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये केवल यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड जापान के पास था, और अब ये इंडिया के पास भी हो गया है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा, अ, इसका एमसीक्यू देख लें कि हाल ही में भारत के पहले सुपर प्रेशर बैलून को लॉन्च किया गया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे रेड बैलून एरोस्पेस ने विकसित किया है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया। यह न्यूक्लियर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन एक जो है, केवल एक और दो, यानी रेड बैलून एरोस्पेस ने विकसित किया है, ये बिल्कुल सही है। और इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से इंदिरा गांधी स्टेडियम से किया गया है। इसका ऑप्शन दो गलत है, बाकी एक और तीन सही है, मतलब इसका ऑप्शन भी सही है। अच्छा, ये जो बैलून है ना, बैलून, ऐसे और भी बैलून्स होते हैं। जैसे एक बैलून होता है वेदर बैलून, इसको भी मतलब एक अच्छे लेवल हाइट पे हमारे वायुमंडल में ही सिचुएट किया जाता है, कुछ चीज़ों की निगरानी के लिए, वेदर वेदर का अनुमान लगाने के लिए। लेकिन इसका क्या है ना कि वैलिडिटी या लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जाता है खुद को ये एक्सपेंड करता है। ऊपर जैसे जैसे ये जाएगा, दबाव घटेगा तो खुद को ये एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करते करते ये फट जाता है। लेकिन जो सुपर प्रेशर बैलून है, ये फटता नहीं है, क्योंकि ये अपने प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। ठीक है। और उसकी वजह से ये लंबे समय तक, कई दिनों तक या कई महीनों तक ऊपर रह सकता है। ठीक है। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं।
हमारा आज का आखिरी टॉपिक है ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य सभी को किराए पर मकान देना है। ऑप्शन सी, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के लिए अलग घटक है। ऑप्शन डी, यह योजना केवल राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है। आइए इसको देखते हैं। ये न्यूज में क्यों है अभी? पहली बात तो ये न्यूज में क्यों है? तो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है ये? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ठीक है। लेकिन ये 12 स्टेट्स के लिए है, ये केवल एक स्टेट के लिए नहीं, 12 राज्यों के लिए है, ठीक है। ये तो था हमारा न्यूज, ठीक है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके दो कैटेगरी हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है, मतलब ग्रामीण, और जो दूसरा है वो अर्बन है या शहरी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है या रूरल है, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, जबकि अर्बन को 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जबकि जो अर्बन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवासन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये दोनों ही ये ये दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब होता है कि इसमें स्टेट और सेंटर, स्टेट एंड सेंटर, ये दोनों ही फंड शेयर करता है, ये दोनों ही फंड शेयर करता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो कैपिटल और स्टेट का जो रेशियो होता है, कहीं पे 90:10 का होता है, कहीं पे 60:40 का होता है, या फिर कहीं 50:50 होता है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, सेंटर के ऊपर या स्टेट के ऊपर, वो किस लोकेशन में है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे ही एक और प्रोग्राम होता है जिसमें 100% सेंटर फंड कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 100% फंडिंग इसमें सेंटर कर रहा होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें तो इसे क्यों लाया गया था? इसे लाया गया था घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए लाया गया था। घर बनाने के लिए ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा तो होम लोन पे सब्सिडी देगा। ये क्या करेगा? होम लोन पे सब्सिडी देगा, सब्सिडी। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना किस लिए लाया गया था? तो घर बनाने के लिए। अगर
घर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लाया गया था, या फिर होम लोन पर सब्सिडी देने के लिए। ये दो तरह का होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, आइए अब आज का सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू है? बिल्कुल नहीं, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। इसका उद्देश्य सभी को किराए पर मकान देना है? नहीं, इसका उद्देश्य सभी को मकान देना है, किराए पर नहीं देना है, मकान देना है। उसके लिए या तो ये